Once again, welcome back to ST Study Treasure. It's me, Anjali Modanwal. Today we are learn about class 10th का chapter 10 The Sermon at Banaras. Sermons में होता है एक प्रपोजल होता है, एक लेक्चर बोल सकते हैं, जो रिलीजियस लेक्चर होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है. तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. फुल स्पेलिंग के साथ फुल वर्ड मीनिंग के जो भी रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा. गौतम बुद्धा, यहाँ पे गौतम बुद्धा के बारे बताया गया तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began a life as a prince named सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थ इंडिया. तो गौतम बुद्धा को जब बॉर्न हुए थे वो 563 BC था. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट एंड डेथ हुआ था 483. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो वैल्यू बहुत ज़्यादा है एंड ये वैल्यू उनका डेथ का 400 कैसे हुआ, ये तो और बढ़ना चाहिए. तो मैं आपको बता दूँ BC, जैसे कि आप एक सपोज दैट मैथ में अभी हम लोग आते हैं तो मैथ में अगर आप देखते हो एक बीच में ओरिजिन होता है जहाँ पे जीरो कहते हैं, इधर 1 2 3 ऐसे आता है 1 2 3 4 एंड इधर माइनस में आता है. तो BC मीन्स ये इधर का होता है BC माइनस वाले कि जीरो से लेके इधर तक आएंगे. एंड AD जो कि आपको पता होगी ये क्राइस्ट के अकॉर्डिंग कैलेंडर को डिवाइड किया गया था. तो ये 1 2 ऐसे आता है. तो यहाँ पे BC में ये हुए थे बिफोर द बर्थ क्राइस्ट. एज अ नेम है, उनका नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतमा. इन नॉर्थ इंडिया में वो पैदा हुई थी. एट द 12 ही वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्केयर्ड स्क्रिप्चर. और जब वो मतलब 12 ईयर के हो गए तो उनको स्कूल के लिए भेजा गया था. उस स्कूल का नेम था हिंदू स्केयर्ड स्क्रिप्चर. वहाँ पे वो वेद, उपन्यास, ये सब के बारे में जानने. एंड 4 ईयर लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस. जब 4 साल बाद वो जब आए घर पे, 12 मतलब हम लोग काउंट कर सकते हैं. तो उसके बाद वो 4 साल जब आए तो उनकी मैरिड हो गई थी. किससे हो गई थी? यशोधरा से. दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 ईयर एज अ बीफाइटेड रॉयल्टी. उनके पास सन था, उसका नाम था राहुल, आपका शायद पता होगा. एंड ये 10 ईयर के बाद मतलब 10 ईयर तक वो बहुत ही बीफीटेड रॉयल्टी के साथ, बहुत ही अप्रोप्रिएट रॉयल्टी के साथ, मतलब बीफीटेड राजा महाराजा की तरफ बहुत ही ठाट से मतलब रहीं, ऐसा हम लोग कुछ कह सकते हैं. एट अबाउट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ये बीफीटेड रॉयल्टी का मीन्स यहाँ पे क्या शो ऑफ करता है, क्या बताता है? एज अ राजा एंड क्वीन लाई विथ किंग एंड क्वीन. तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा. मे बी एक टिक द करेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर पूछता है इसका मीन्स तो आप इसको बताइए. एट अबाउट द एज ऑफ द 25 द प्रिंस हियर टू फोर्स सेल्डेड फ्रॉम द सफरिंग इन द वर्ल्ड. जब वो 25 के हो गए ना तो हियर टू फोर मीन्स बिफोर नाउ. तो किंग जो थे बहुत ही, जो वर्ल्ड जितनी परेशानी से गुजर रही उससे बहुत छुपे हुए थे. वो अनजान थी, मतलब अननोन थे, उनको ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था. वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन एंड एन ओल्ड मैन. यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है a sick man, an aged man, and then a funeral procession and finally a monk begging for alms. तो यहाँ पे बताए जब वो सिद्धार्थ गौतमा जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सब जो वर्ल्ड है सफरिंग कर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी. वो कौन सी थी? वहाँ पे देखते एक बूढ़ा आदमी जो मतलब बीमार रहता है, एंड एल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी रहता है, और एक फ्लनर प्रोसेशन जो आप जाते हो जब कोई मतलब डेथ हो जाती है तो उसको वाइट ड्रेस में मतलब लगा के फिर उसको ले जाया जाता है, तो उसी को फ्रेनल प्रोसेशन कहते हैं. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर ऑल. और एक जो मॉन्क रहता है वो भिक्षा मांगता है अपने, मतलब आम मीन्स होता है अपने फूड के लिए, सिक्योरिटी वगैरह ये सब के लिए. फूड्स एंड मतलब सिक्योरिटी, जब उसके पैसा रहेगा तभी वो खा पी पाएगा, अपने लिए कुछ घर वगैरह की व्यवस्था कर पाएगा, ये सब चीज़ के लिए. दिस साइड्स सो मूव हिम सो डैट he at once out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. यह जब सिद्धार्थ गौतमा ने देखना तो उसने सोच लिया कि ये वर्ल्ड जो इतना ज़्यादा सफरिंग कर रहा है, अब मुझे इनलाइटमेंट चाहिए. इनलाइटमेंट मतलब एक स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए इस सब के बारे में जानकारी करने के लिए. वो अपने सारों दुखों को हटा के अब वो तय कर लिए कि हाँ अब मुझे इनलाइटमेंट के लिए करना है. ही वंडर्ड 7 ईयर्स. और वो वंडर्ड मतलब बिना किसी भी एमलेसली, वंडर्ड का मीन्स पूछ सकता है कि इसका मीन्स क्या होता है? वंडर्ड मीन्स एमलेस, बिना किसी एम के, बिना किसी मतलब गोल के वो मतलब ऐसे ही भटकते रहे 7 साल तक.
and even sat underground a peepal tree, and he vowed to stay until enlightenment come. अब वो जाके ना 7 साल बाद वो जाके एक पीपल के ट्री के पास बैठ गए और उन्होंने एक कसम खा ली कि मैं इनलाइटमेंट लेके रहूँगा. इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और 7 दिन बाद वो उनको मतलब इनलाइटेंड एक स्पिरिचुअल नॉलेज उनके अंदर आ गई. He renamed the tree the Bodh tree, the tree of wisdom. अब उन्होंने उस ट्री का नेम दे दिया. उस ट्री का नेम था बौद्ध ट्री. ये पूछ सकता है कि उन्होंने ट्री का नेम कब दिया, तो जब उनको इनलाइटमेंट 7 year बाद मिल गई तो उनको बौद्ध ट्री मिल गया. जिस ट्री को हम लोग क्या भी कह सकते हैं, ट्री ऑफ विजडम. एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो सबको क्या करें, एक्सप्रेस करने लगे. जैसे कि अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे तो आप जैसे एम्स वगैरह में होंगे तो आप क्या करते हैं कि जो नीट एस्पिरेंट रहते हैं उनको कुछ अपना एक्सपेरिमेंट बताते, एक्सपीरियंस बताते कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो वैसे वो भी करते थे. At a point he began known as a Buddha, the awakened or enlightened. और बाद में जाके उनको सब लोग बुद्धा बोलने लगे क्योंकि वो क्या थे, एक स्पिरिचुअल नॉलेज उनके अंदर आ गया था. बुद्धा का मीन्स यही होता है. आपको पूछ सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा. द बुद्धा प्रीचेस हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस. और बुद्धा प्रीचेस मीन्स बोले, क्या बोले, अपना फर्स्ट सरमन मीन्स एक रिलीजियस लेक्चर कहाँ पे बोले थे, बनारस में बोले थे. मोस्ट होली ऑफ अ डीपिंग प्लेस ऑन अ रिवर गंगा. और बाद में उन्होंने वहाँ पे रिवर गंगा के पास जाके बात भी किया. That sermon has been preserved and it given here. It reflects the Buddha's wisdom about one incredible kind of suffering. और वहाँ पे जो सरमन ने वो भी बताया कि मतलब वो एक इनक्रेडिबल काइंड ऑफ जो सफरिंग थे, उनसे वो जो झेल रहे थे, झिझक रहे थे, उनसे उनको कैसे एक एनलाइटमेंट, एक कैसे नॉलेज मिला, उसके बारे में उन्होंने बताई, स्पिरिचुअल नॉलेज. तो यहाँ पे एक स्टोरी की बात की गई है. उस स्टोरी के सहारे बताया गया कि एक लेडी रहती है, उसका नेम रहता है कीसा गौतमी. कीसा गौतमी हैज़ ओनली वन सन. उसके पास केवल एक सन रहता है. एंड ही डाइड, और वो मर भी जाता है. इन हर ग्रीफ सी क्राइड दैट चाइल्ड to all her neighborhood, asking for them for medicine and prayer. People said she has lost her sense, boy is dead. तो यहाँ पे ये बात क्या हो गई है कि कीसा गौतमी जो है, एक उसके पास उसका सन रहता है, वो कहीं ना कहीं वो मतलब वो सपोज वो डेथ उसकी हो जाती है. कीसा गौतमी एक मतलब उसके पास सन रहता है, उसका बेटा जो रहता है उसकी डेथ हो जाती है. और वो उसके दुख में उस अपने बेटे की जो मृत्यु हुई थी उसके दुख में वो बहुत रोती है. और सभी अपने नेबरहुड के पास जाती है और आस्किंग करती है कि इसके लिए कुछ मेडिसिन दे दो कि ये क्योर हो जाए, ठीक हो जाए. एंड पीपल सेड, और वहाँ के जो नेबरहुड उसके लोग रहते हैं वो कहती है ही हैज़ लॉस्ट हर सेंस, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, कि ये जो कीसा गौतमी अपना दिमाग खो दिए, अपनी मतलब कि सोचने समझने की शक्ति खो दिए, इसके पास कोई भी नहीं है क्योंकि अब ये मर गया, तो इसको दवा दे के कैसे जिंदा किया जा सकता है. द बॉय इज डेथ, जो बॉय लड़का है वो तो डेथ हो गया, मर गया है. एट लेंथ कीसा गौतमी मीट अ मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट. I cannot give thee medicine for thy children, but I can know a physician who can. यहाँ पे at length का यूज किया गया. इट कमीन्स कुछ देर बाद. at length कीसा गौतमी एक मैन से मिलती है, जो उसका वो जो मैन रहता है वो कीसा गौतमी का रिप्लाई देता है कि हाँ आई कैन गिव यू दी, यहाँ पे जो दी है यू होता है, दाई मीन्स योर. आई कैन गिव यू मेडिसिन फॉर योर चिल्ड्रन, मैं आपके चिल्ड्रन के लिए मेडिसिन दूंगा. बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, बट मैं नहीं दूंगा, बट मैं एक फिजिशियन को मालूम है मुझे, वो आपको हेल्प कर देगा. एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट. एंड द मैन रिप्लाई गो टू शक्यमुखी द बुद्धा. तो वो लड़की कहती है मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सर प्लीज़ बताइए वो कौन है. तो मैन बोलता है कि जाओ तुम बुद्धा, जो शक्यमुखी बुद्धा है उनके पास जाओ. तो कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड. और फिर कीसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और कहती है कि इसको मतलब ठीक कर दीजिए, मेरे सन को खूब रोती है. लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन डेट विल क्योर माई बॉय. तो कहती है लॉर्ड मास्टर प्लीज़ मुझे कुछ दवा दीजिए जिसके कि मैं अपने बेटों को सही कर सकूं. द बुद्धा आंसर, तो बुद्धा जो थी वो आंसर देती हैं आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड.
वो कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जब वो जो लड़की किशा गौतमी रहती है वो एकदम खुश हो जाती है, एकदम कहती है पक्का ठीक है अब मैं ला के दूंगी। तब बुद्धा एडेड, तो उसी अपने शब्दों में सेंटेंस में बुद्धा ऐड कर देते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। वो मस्टर्ड सीड्स वहाँ से आने चाहिए जहाँ पे उस घर में ना कोई लड़का मरा हो, ना कोई पति मरा हो, ना कोई पेरेंट्स माता पिता मरे और ना ही कोई फ्रेंड मरा हो। तो अब देखिए आगे क्या होता है। पुअर किशा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड फॉर द पीपल पिटाइट एंड हर सेड, हियर इज़ अ मस्टर्ड सीड, टेक इट। पुअर जो गरीब जो मतलब लाचार किशा गौतमी है वो घरों घरों में जाके बोलती है कि मुझे मस्टर्ड दीजिए। तो लोग क्या रहते हैं, पिटाइट मीन्स उसके ऊपर दया खा जाते हैं कि ये लो तुम्हारा मस्टर्ड सीड। यहाँ पे आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि किशा गौतमी घर से घर 2 बार जाती है। पहली बार जब जाती है तो वो किस लिए जाती है, वो मेडिसिन के लिए जाती है। दूसरी बार जाती है वो मस्टर्ड सीड के लिए जाती है। But when she asked, did a son or a daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living a few, but death are many, many. तो जब पिशा गौतमी बाद में बोलती है कि आपके घर में कोई बेटा, डॉटर, फादर, मदर या कोई भी फैमिली मेम्बर डाई है, तो सब लोग बोलते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं, ये यहाँ पे जो जीने वाले हैं वो कम है, मरने वाले की संख्या ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अ डीपेस्ट ग्रीफ, और प्लीज़ कृपया करके मुझे अपनी जो पुरानी दुखी हैं उनको याद मत दिलवाइए। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव वन, एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव वन हैड नीडेड इट, और ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे कोई मरा ना हो। किसा गौतमी बिकम वेरली एंड होपलेस, वेरली मीन्स बहुत ही थकान रूप से। किस्सा गौतमी बहुत ही थक जाती है, बहुत ही होपलेस फील करती है। एंड सेट डाउन इन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और सिटी के जो शहर रहता है उसी के एक किनारे बैठ के देखती है कि शहरों के लाइट जल रहे हैं। एज द फ्लिकर अप एंड वर स्टिंगिस अगेन, तो वहाँ पे जब वो शहर में बैठ के एक साइड बैठती रहती है, सारे लाइट को देखती रहती है, तो देखती है कि जो लाइट है फ्लिकर अप कर रहे हैं, इट मीन्स टिमटिमा रहे हैं, झलझला रहे हैं। बाद में वो अचानक से जाके स्टिंगिस्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अब सब बंद हो जाते हैं। एट लास्ट डार्केस्ट ऑफ लाइट रेन एवरीवेयर, और लास्ट में जो डार्कनेस है लाइट का वो हर जगह फैल जाता है। एंड सी कंसिडर्ड द फेथ ऑफ मैन, और ये दिखाती है कि ये देखिए फेथ है किसका, मैन का। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर स्टिंगिस अगेन, और यहाँ पे लाइट फ्लिकर हुए और सब लोग मतलब सब लोग क्या हो गए, ख़त्म हो गए, मतलब लाइट जो थी बंद हो गई। एंड सी थॉट टू हरसेल्फ, बाद में ये अब खुद सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई एम माई ग्रीफ, मैं अपने सेल्फ हाउ मैं कितनी सेल्फिश हूँ अपने दुख में। Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that lead him into immorality who had surrendered all the selfishness. डेथ जो है सभी में ही कॉमन है, जो जीवित है उसका मरना निश्चित है। Yet in this valley of desolation there is a path that lead him immorality who had surrendered all selfishness. इमोरलिटी मीन्स अनंत, मतलब इस धरती पे वही अकेला रह सकता है जिसके पास सारी जो सेल्फिशनेस है वो ख़त्म है। यहाँ पे ये बात बताया गया है। द बुद्धा से बाद में बुद्धा करते हैं, द लाइफ ऑफ मोर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड बिलीफ कम्बाइंड विथ फेन। तो बुद्धा कहते हैं ये जो लाइफ है मनुष्य का इस पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कठिन है और बहुत ही छोटा है, बहुत दुखों के साथ घिरा हुआ है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दे हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, और इसलिए नहीं है कि जो जीवित है अब वो अब मर नहीं सकते, उनको मरना निश्चित है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ अ डेथ, अपने ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते उनको डेथ हो ही जाएगी। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग, चाहे वो नेचर हो या लिविंग बीइंग हो। एज अ राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यहाँ पे राइप फ्रूट का भी कंपेरिजन किया गया, जैसे कि फल पक जाते हैं तो उनको गिरने का भी डर रहता है। सो मोर्टल व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेथ ऑफ डेंजर, तो मनुष्य इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि वो डेथ डेंजर मतलब डेथ के एक डर से भी रहते हैं।
As all earthen vessels made by the potter end in the breaking broken, so it is the life of mortal. यहाँ पे एक अर्थन पोर्टल के बारे में बताया गया, जैसे जो मिट्टी का बर्तन वगैरह रहता है उसके बारे में, कि जब भी वो बनता है तो उसको गिरने का भी डर रहता है, उसको टूटने का भी डर रहता है. Both young and adult, both are those who are fool and those who are wise, all fall into the power of death and all are subject to death. जो भी पर्सन हो, वो चाहे बहुत ही ज़्यादा यंग हो या बूढ़ा हो या कोई पागल हो या ही कोई बहुत ही बुद्धिमान हो, उनको एक ना एक दिन पावर, डेथ के पावर में गिरना ही है. इट मीन्स डेथ होना ही है. Of course, of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relation. ऐसा कोई भी नहीं है जो डेथ से बच सके. ना कोई पिता अपने बच्चों को बचा सकता है, ना कोई रिलेशन, कोई रिलेटिव को अपने बचा सकता है डेथ से. मार्क, ये ध्यान दीजिए. while relative was looking on and lamenting deeply, one by one mortal can cry off like an ox that is laid to slaughter. So the world is afflicted with the death and decay. यहाँ पे कहा गया, ये बात तो ध्यान देने वाली कि जो रिलेटिव हैं वो देखते हैं और बहुत ही दुख के साथ रोते हैं जब किसी आदमी का मतलब डेथ वगैरह हो जाता है, तो ये बहुत ही लीड करता है बहुत ही स्लॉटर के रूप से. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड. यहाँ पे अफ्लिक्टेड का मीन्स बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया. अफ्लिक्टेड मीन्स अफेक्टेड बाय सफरिंग और अ डिजीज. तो यहाँ पे भी बताया कि जो वर्ड किससे अफेक्टेड कर रहा है, डेथ एंड डिके से. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनिमल ऑब्टेन अ पीस ऑफ माइंड. ना ही बिना मतलब रो के, ना ही कोई दुख के कोई भी अपना मतलब अपने माइंड में शांति नहीं बना सकता. ऑन द कॉन्ट्रली इन हिज पेन विल बी ग्रेटर देन हिज बॉडी विल सफ़र. हालांकि अगर वो रोता है या फिर दुख मना देता है तो उसकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा बीमारियों को सफ़र करना पड़ेगा, अफेक्टेड हो सकता है. एंड आफ्टर ये जो दुख है ये बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो अपने आप को बीमार बना लेंगे. येट द डेथ आर सेव बाय हिज लेमेंटेशन, डेथ आर नॉट सेव बाय. और ये बात भी कहे गए है कि जबकि ये जो डेथ है ये किसी भी दुखी से ये बच नहीं सकता है, कितना भी आप दुख मना लीजिए, कितना भी आप मतलब रो लीजिए. He who sick people should draw out the arrow of lamentation and complain and grieve. He who has drawn out the arrow and has become a compose will compose often in peace of mind. Who will overcome all the sorrow will become a free from sorrow and blessed. जो भी इस पीस को अगर बहुत ही अच्छे से ढालता है, सो ड्रॉ ऑफ आवर ऑफ लेमेंटेशन, तो इसको ये जो लेमेंटेशन जो दुख का कारण इसको हटा देता है. एंड कंप्लेन जो ग्रीफ है ये सबको भी हटा देता है. ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड बिकम अ कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ. और जो ये सब लेमेंटेशन कंप्लेन ग्रीफ को हटा देता है वो एक पीस ऑफ माइंड से जीता है. ही हु हैड बिकम ओवरकम ऑल द सैरो विल ऑब्टेन ब्रीफ फ्रॉम सैरोज एंड ब्लिस. तो यहाँ से अपने लाइन ख़त्म करके बुद्ध अपनी बातों को ख़त्म करते हैं. तो इसका जो सोर्स है ये लिखा गया है बेटी रेंसो से लिया गया है एंड वैलून वाइज अ कॉलेज रीडर. तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो देन प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. द सरमन एट बनारस ये फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.